हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलीज़ वेटनरी विजडम। दोस्तों, गोट फार्म्स फेल क्यों हो जाते हैं? बकरी फार्म में पैसा डुबाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें। क्या वजह है कि बकरी फार्म बर्बाद हो जाते हैं? वाई डू गोट फार्म्स गेट फेल्ड एंड अल्टीमेटली हैव टू शट डाउन? क्यों गोट फार्म फेल हो जाते हैं और अल्टीमेटली वो बंद हो जाते हैं? मुझे एक कॉल आया किसी का कुछ दिन पहले, तो वो इंटरेस्टेड थे एक गोट फार्म लगाने में। लेकिन उनसे बात करके उन्होंने सवाल मुझसे पूछे, तो वो डिस्कशन काफ़ी चला और मैंने उन्हें बहुत सी चीज़ें समझाई, और लेकिन उन्हें बस ऐसा था कि बस अब लगाना ही है गोट फार्म। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में वो सब चलता रहता है। मैंने गोट फार्मिंग पे काफ़ी वीडियोस भी बनाई हैं, और उन वीडियोस में भी मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया है जो मैं अभी यहाँ पे बताऊँगा। लेकिन अब ये ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि यूट्यूब पर या इंटरनेट पर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को। मुझे गोट फार्मिंग का, उसके सेटअप कराने का एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस है, लगभग 9 या 10 साल का। और मैंने कई गोट फार्म्स को प्लानिंग और उसे मैनेज करने में हेल्प की है लोगों की। और मैं गवर्नमेंट के मैंने प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं गोट फार्मिंग के, रूरल डेवलपमेंट के, और उनमें मैं एडवाइज़र भी रहा हूँ। अब मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो पोल्ट्री के ऊपर है, लेकिन मैंने गोट फार्मिंग में अच्छा खासा काम किया है। इस वजह से मुझे उसके जो क्रक्स हैं, जो उसकी ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें हैं, वो मैं जानता हूँ अपने थोड़े एक्सपीरियंस से। तो उस सब को जानते हुए आज के दौर में मैं इस कंक्लूजन पे पहुँचा हूँ कि गोट फार्म सबसे ज़्यादा अनवायबल सेक्टर है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। मैं जिस गोट फार्मिंग की बात कर रहा हूँ वो है स्टॉल फेड गोट फार्मिंग। जो गोट फार्मिंग ग्रेजिंग उससे होती है, जो ग्रेजिंग कराते हैं जिन एनिमल्स को और रखते हैं और ट्रेडर्स को बेचते हैं, फिर मीट बिकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो गोट फार्मिंग इंटेंसिव गोट फार्मिंग होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अब मैंने बहुत सारी वीडियो गोट फार्मिंग पर बनाई हुई हैं, मैंने किताबें लिखी हैं। वहाँ पर मैंने जेन्युइनली यही पर्टिकुलर पॉइंट उठाया है कि गोट फार्मिंग को किस तरीके से, इंटेंसिव गोट फार्मिंग को फ़ीज़िबल बनाया जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस हैं और उसके बाद मैं आपको सप्लाई चेन के बारे में बताऊंगा। फार्म्स जो आप कंसीडर करते हैं या आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल हैं या ये सक्सेस स्टोरीज़ हैं, वो एक्चुअली सक्सेस स्टोरीज़ नहीं होती हैं अगर उन्हें लाइव स्टॉक या पोल्ट्री बिजनेस के साथ कंपेयर किया जाए। इनपुट और आउटपुट कॉस्ट गोट फार्मिंग में कैलकुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसी वजह से आप उस बिज़नेस को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, और किसी भी बिज़नेस की सस्टेनेबिलिटी के लिए, फिजिबिलिटी के लिए उसमें प्रेडिक्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि गोट मीट जो हम खाते हैं, जो जिससे इन्वेस्टर्स को पैसा लगाने का मन करता है उसके महंगे होने की वजह से, वो आता कहाँ से है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर गोट फार्मिंग इतनी ही ज़्यादा सक्सेसफुल है, उसके अंदर इतना ही पोटेंशियल है प्रॉफिट जनरेट करने का, तो जो बड़े एग्रीकल्चर कॉरपोरेट्स हैं जो इन्वेस्ट करते हैं एग्रीकल्चर सप्लाई चेन्स में, वो इस सेक्टर में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं? वो इसे इम्प्रूव करने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? तीसरी चीज़ ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन रूरल डेवलपमेंट के लिए, मार्जिनल फार्मर्स के इम्प्रूवमेंट के लिए काम करती है, वो गोट्स पे ही फोकस ज़्यादा क्यों रखती है? बैकयार्ड चिकन होता है या फिर गोट्स होती हैं। तो गोट फार्मिंग को ही पुअर पीपल में, मतलब गरीब लोगों में जो गांव में रहते हैं, उनमें क्यों प्रमोट किया जाता है, मार्जिनल फार्मर्स में? और फिर ये क्वेश्चन आता है कि गोट फार्म क्यों फेल हो जाते हैं, जबकि गोट मीट का मार्केट इतना ज़बरदस्त है, डिमांडिंग है, और जिसमें कोई डाउट नहीं है कि वो डिमांड बढ़ रही है। तो ऐसे में सवाल उठना ये एक शुरू में तो जब हम देखते हैं कि गोट फार्म्स हैं, लगाए जा सकते हैं, लेकिन जब हम इसमें डीप इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हम देखते हैं कि गोट फार्म में फिजिबिलिटी नहीं आती है। और अनपब्लिश्ड डाटा को अगर हम देखें तो लगभग 40% फार्म्स
वाइंड अप हो जाते हैं विद इन 2 ईयर्स। अपने खुलने के 2 ईयर्स के अंदर ही, 2 सालों के अंदर ही वो वाइंड अप हो जाते हैं। तो अब पूरी स्टोरी को समझते हैं कि पूरी स्टोरी है क्या। इंडिया के अंदर रिच गोट जेनेटिक डाइवर्सिटी है, मतलब कई सारी गोट की स्पीशीज़ मिलती हैं। लगभग 30 से ज़्यादा स्पीशीज़ इंडिया के अंदर गोट्स की मिलती हैं, जो अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में कंट्री के रहती हैं और वहाँ के लिए अडेप्ट हुई हुई हैं। वो इंडिया में लगभग 148 मिलियन गोट्स हैं, जिसका मतलब है रफली 15 करोड़ गोट्स इंडिया में पाई जाती हैं। अब अगर हम देखें तो लगभग 90% गोट्स फ्री रेंज कंडीशंस में पलती हैं। फ्री रेंज का मतलब है वो बाहर, फार्म के बाहर चरने जाती हैं, उन्हें कोई दाना या चारा नहीं एज सच नहीं दिया जाता है, तो वो ग्रेजिंग करती हैं। वो ग्रेज़ कब करती हैं? जो मानसून सीज़न होता है या पोस्ट मानसून सीज़न होता है, जिसमें ग्रीन अवेलेबल रहता है, वेजिटेशन अवेलेबल रहती है जंगलों के आसपास या और जगहों पर, तो उसे वो ग्रेज़ करती हैं। और जो ड्राई सीज़न होता है, जिसमें ये वेजिटेशन अवेलेबल नहीं होती है, उसमें उन्हें फार्म्स में रखा जाता है। अब जो नॉन ग्रेजिंग टाइम होता है, उसके अंदर उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर हम जैसे यूरोप या ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील की बात करें, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे पास्चर्स लैंड होते हैं, जिनके ऊपर घास उगी रहती है और एनिमल को उनके ऊपर रखा जाता है। इंडिया के अंदर जो ग्रेजिंग लैंड है वो फॉरेस्ट में है बेसिकली, और फॉरेस्ट एरिया काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड हो गए हैं, उसके अंदर रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट हैं और वो अब श्रिंक होते जा रहे हैं। उनके ऊपर पाबंदियाँ बहुत हैं। अब वहाँ पर बकरियों को या इन चीज़ों को इतना चराने नहीं देते हैं। तो वेजिटेशन का एक सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है कि जब बकरी चर लेती है, वहाँ पे ग्रेजिंग हो जाती है, तो उसके बाद वेजिटेशन को रीजनरेट करना होता है। अगर पास्चर होते हैं तो वहाँ पर ये करवाना आसान हो जाता है, लेकिन जो फॉरेस्ट वाला एरिया होता है, जो नेचुरल एरिया होता है, उसमें रीजनरेशन इतना आसान नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। तो गोट्स को ये कंसीडर किया जाता है कि ये डेजर्टिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये डेजर्ट बना देती हैं सारी वेजिटेशन को वहाँ से खा के। तो शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि गोट जो है वो सस्टेनिंग करती है ग्रेजिंग के ऊपर इंडिया में। लेकिन ये जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की वजह से। तो इंडिया में जो गोट मीट है वो एक लग्जरी के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो महंगा मीट होता है वो गोट मीट ही होता है, जो नॉर्मली कंज्यूम होता है। लगभग 30% जो कंजम्पशन है इंडिया में, जो मीट खाया जाता है वो गोट मीट ही होता है। और नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन या तो चिकन खाती है या फिर मटन खाती है, तो इस वजह से इसकी डिमांड भी हाई रहती है। अब सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि ये जो थोड़े बहुत मीडिएटर होते हैं उन्हीं के हाथ में इसकी सप्लाई रहती है। इसमें से मीट बहुत कम निकलता है, क्योंकि जेनेटिक पोटेंशियल हमारे यहाँ की गोट्स का इतना नहीं है, पुअर न्यूट्रिशन होता है और डिमांड इसकी एज यूजुअल हाई रहती है। तो इसके हाई प्राइसेस होना मतलब इसी वजह से ये महंगा बिकता है। और अब जैसे जैसे ऑनलाइन फूड सप्लाई पोर्टल्स आने लगे हैं, ज़ोमैटो है, स्विगी है, इनकी वजह से जो डोर डिलीवरी होने लगी है फूड की, उसकी वजह से भी डिमांड को पुश मिला है और आने वाले टाइम में मीट की डिमांड अच्छी रहने की पूरी संभावना है। लेकिन ये सब होते हुए भी हाई डिमांड है, सप्लाई उतनी नहीं है, फिर भी गोट फार्म क्यों फेल हो जाते हैं? क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम सप्लाई चेन को समझें। जो किसान होते हैं बेसिकली, उनके पास गाँव में जो ग्रेजिंग कराते हैं, उनके पास 3 से लेके 200 तक गोट्स होती हैं। ये एक एवरेज, मतलब ये एक रेंज है। इतनी गोट्स उनके पास रहती हैं जो ये काम करते हैं, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से। तो जो नंबर ऑफ़ गोट्स है, जब अगर कम गोट्स हैं आपके पास, तो आपको उसकी इतनी फ़िक्र नहीं रहती है। किचन वेस्ट वगैरह है या आसपास जो घास फूस रहती है, थोड़ा बहुत चारा उगा लिया जाता है, उसमें पाल ली जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे एनिमल का नंबर बढ़ता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजिंग के ऊपर डिपेंड करने लगती हैं। उसके लिए फिर ग्रेज़ कराने के लिए उसमें लोगों की ज़रूरत पड़ने लगती है। तो जो ग्रेजिंग सिस्टम है, इसमें कोई मॉनेटरी रिसोर्सेज या फाइनेंस की तो रिक्वायरमेंट होती नहीं है। आप वो गोट्स लेके निकल जाते हैं और वो उसे दिन भर चराते फिरते हैं, जहाँ पर भी उसे वेजिटेशन मिलती है।
या घास फूस या जो भी झाड़ियाँ गोट्स खाती है उन जगहों पर ये चराते रहते हैं। ये फार्मर क्या करते हैं कि अपना साइज़ जो होता है इनके हर्ड का या फ्लॉक का उसे बढ़ाते जाते हैं, जितना हो सकता है वो बढ़ सकता है। लेकिन क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इनके पास इतनी नहीं होती हैं इन फार्मर्स के पास, और वो उसमें पैसा भी नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो और तीसरी चीज़ क्या होती है, सीजनल वायरल डिजीज़ के आउटब्रेक होते रहते हैं, जैसे पीपीआर है या और डिजीज़ हैं, तो उससे इनका जो फ्लॉक साइज़ है वो चेक रहता है, वो इतना बढ़ नहीं पाता है जितना वो बढ़ सकता है। तो अगर 600 गोट्स मान लीजिए इनके पास हो सकती हैं, अगर ये प्रॉपर केयर करें, तो वो 200 ही इनके पास रह जाती हैं। तो फार्मर्स को लेकिन इस बात की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होती है कि अगर उनके ये लॉसेस होते भी हैं, क्योंकि इनका जो ये बिज़नेस है ये बिल्कुल ज़ीरो इनपुट बिज़नेस है, इसमें कुछ लग तो रहा नहीं है उनका सिवाय लेबर के अपनी। और वेटनरी केयर में ये पैसा खर्च करना फार्मर्स चाहते नहीं हैं और करते भी नहीं हैं, बहुत कम पैसा उसमें खर्च करते हैं। तो जो भी गोट्स इनके पास रेडी होती है सेल के लिए, वो एक तरीके से इनके लिए फ्री होती है। तो ज़ीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनका आता है, जिसमें प्राइस कंपटीशन मार्केट में कोई नहीं है। ये कितनी भी सस्ती अपनी गोट बेच सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो जो भी गोट्स इनके पास अवेलेबल हैं वो इनका प्रॉफिट होती हैं, वो इनका फ़ायदा होता है। और फार्मर्स के लिए का जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट होता है वो उनका लेबर और टाइम है, और फार्मर लेबर और टाइम को अपना कोई इन्वेस्टमेंट मानता नहीं है। तो जो गोट्स होती हैं इनके फ्लॉक्स में, ये ऑर्गेनाइज होती हैं एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग सप्लाई चेन के थ्रू। और इस सप्लाई चेन में कौन होता है, गोट फार्मर्स होते हैं जो ग्रेजिंग कराते हैं, और ट्रेडर्स होते हैं, मीडिएटर्स होते हैं, और बुचर्स होते हैं जो कि मीट को सेल आउट करते हैं। तो गोट्स जो है वो बेसिकली, अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सप्लाई चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो फार्मर्स के पास जो गोट्स हैं वो बेसिकली स्टॉक होती हैं ट्रेडर्स का स्टॉक फार्मर्स के यहाँ रखा रहता है। आप इस तरीके से समझिए, जैसे ही कोई रिक्वायरमेंट, कोई डिमांड मार्केट से जनरेट होती है ट्रेडर के पास या मीडिएटर के पास, ये फार्मर्स के पास जाते हैं और वहाँ से बकरियाँ ले लेते हैं। ये फार्मर कभी कभी मार्केट में भी लेके आते हैं, मंडियों में भी बकरियाँ लेके आते हैं, तो वहाँ से भी ट्रेडर इनसे परचेज़ कर लेते हैं वो। तो ये जो सेल परचेज़ का बॉन्ड होता है फार्मर और मीडिएटर के बीच में, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अब मीडिएटर किस तरीके से फार्मर की हेल्प करते हैं, जैसे कभी फार्मर को कोई ज़रूरत होती है पैसों की अक्सर, तो ये मीडिएटर के पास जाते हैं, जिनके साथ इनका ये सेल परचेज़ का जो रिलेशन है वो चलता है, उन मीडिएटर्स के पास जाके अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे ले लेते हैं। बाद में क्या करता है मीडिएटर, जब इनसे बकरी लेने आता है तो वो पैसे इसमें एडजस्ट कर लेता है। तो ये गिव एंड टेक इनमें चलता रहता है। तो जो रियल इकोनॉमिक वैल्यू होती है गोट की, वो कभी पता ही नहीं चलती है, वो फार्मर्स उसे रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं कि इसकी रियल वर्थ हमारे एसेट की, जो उनके पास एसेट है उसकी रियल वर्थ क्या है, ये उन्हें कभी पता नहीं चल पाती है। लेकिन फार्मर के लिए, जैसा मैंने पहले बताया, वो तो गोट तो ऑलमोस्ट फ्री है, तो उसके लिए वो गोट एक तरीके का एटीएम का काम करती है। कहते हैं ना गोट एक एटीएम है, तो वो एटीएम का काम करती है कि कभी भी वो उससे मीडिएटर से या उस मार्केट से पैसा गोट के अगेंस्ट ले सकते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिक्योरिटी उन फार्मर्स को इससे मिलती है। तो हम क्रक्स में इस चीज़ को समझ सकते हैं कि गोट्स हैविंग पुअर जेनेटिक पोटेंशियल, जो इनके पास गोट्स होती हैं उनका कोई ज़्यादा जेनेटिक पोटेंशियल नहीं होता है, उनमें कोई ग्रोथ पोटेंशियल नहीं होता है, न्यूट्रिशन उन्हें प्रॉपर नहीं दिया जाता है, और वेटनरी केयर भी उनकी नील होती है। तो जो भी प्रोडक्ट इसके बाद मिलता है तो वो फार्मर के लिए बोनस ही होता है, क्योंकि उसमें उनकी कोई लागत नहीं आई। तो इन गोट्स का डेस्टिनेशन क्या है, 90% गोट्स, उससे भी ज़्यादा हमारी कंट्री में जो रेयर होती हैं वो मीट पर्पस के लिए रेयर होती हैं। ये भी कहा जाता है, ये भी डेटा है कि 4% जो दूध इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है वो गोट्स से आता है, लगभग 4%। तो लेकिन उस गोट की कोई इतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि उस गोट एक तो बकरियां दूध कम देती हैं, दूसरा क्या होता है कि वो उसे नॉर्मल जो डेयरी होती हैं, जो गाय का भैंस का दूध खरीदती हैं, वहीं पे वो गोट का भी दूध खरीदती हैं, और वो फैट और एसएनएफ के हिसाब से बिक जाता है। पूरी कंट्री में छोटी छोटी मंडियाँ होती हैं, जहाँ पर जो ग्राम पंचायत या नगर पालिका चलाती हैं, वहाँ पर भी ये गोट्स जाकर बिकती हैं।
तो ग्रेजिंग गोट फार्मर और ट्रेडर का जो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, ये सप्लाई चेन है जिसमें ये लोग जुड़े रहते हैं, ये इन लोगों के लिए एकदम फ़ाइन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें लोगों को ये लगता है कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसमें पता नहीं चलता है, लेकिन इन लोगों के लिए बिल्कुल ये एक बढ़िया सप्लाई चेन है, एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन है, और ये इन लोगों के लिए एक मनी जनरेटिंग एंटरप्राइज है। ईद गोट्स में भी लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। ईद गोट्स 2 या 3% जो टोटल गोट की पॉपुलेशन है इंडिया में, उससे ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्ट्स नहीं हैं अगर उस हिसाब से देखा जाए तो। ये जो मार्केट होते हैं जिसके बारे में मैंने बताया, ग्राम पंचायत या नगर पालिका चलाती हैं, यहाँ पे गोट्स आती हैं, वहाँ पे भी सेल परचेज़ होता है, ब्रीडिंग गोट्स का भी होता है, और मीट के लिए जो गोट्स आती हैं उनका भी होता है। जैसे गाज़ीपुर मंडी है दिल्ली की, या देवनार बकरा मंडी मुंबई में है, ये इसके प्राइम एग्जांपल हैं इन मंडियों के। गोट जो इन मंडियों में आती हैं वो बेसिकली ग्रेजिंग गोट्स ही होती हैं, या तो ट्रेडर्स लेके आती हैं, डायरेक्टली फार्मर्स भी लेके आते हैं। जो गोट्स हेल्दी होती हैं इन मार्केट में, हेल्दी बक्स या गोट्स होते हैं, वो उन्हें ब्रीडिंग के लिए भी बेचा जाता है। लेकिन जब ब्रीडिंग के लिए वो बिक्री होती हैं तो उसके प्राइसेस हाई लगते हैं, मतलब उन्हें और महंगा बेचा जाता है। इसका कोई सेपरेट आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि ये किस तरीके से ये पहचाना जाए कि ये ब्रीडिंग एनिमल है या स्लॉटर के लिए जाने वाला है, या इसके प्रोडक्शन पैरामीटर्स क्या हैं। तो ये डिपेंड करता है कि परचेज़ कौन कर रहा है और किस चीज़ के लिए उसे परचेज़ किया जा रहा है, तो उसी हिसाब से वो उसके रेट लगा देते हैं। तो अब हम ये चीज़ देख चुके हैं कि वो सप्लाई चेन क्या है, उनका प्रोडक्ट फार्मर्स का फ्री रहता है लगभग, तो वो उसे किसी भी रेट में बेच देते हैं, और मीडिएटर्स के साथ उनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। तो ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। अब इसमें गोट फार्म्स कहाँ फ़िट होते हैं, जो कमर्शियल गोट फार्म्स हैं वो कहाँ फ़िट हो सकते हैं इसमें, वो देखते हैं कि गोट फार्म सेटअप कैसे होते हैं और उन्हें फाइनेंशियल लॉसेस किस तरीके से होता है। सबसे पहले अगर हम देखें इस चीज़ को कि प्राइवेट स्टॉल फेड गोट फार्म रन कैसे करते हैं, तो स्टोरी जो स्टार्ट होती है वो यहाँ से होती है कि एक एंथुसियास्टिक एंटरप्रेन्योर होता है, उसके पास लैंड होती है और कुछ पैसे होते हैं, तो वो इंटरनेट को ब्राउज़ करना शुरू करते हैं और बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस वो देख लेते हैं इस चीज़ के ऊपर कि गोट फार्मिंग कैसे की जाती है। और क्योंकि यूट्यूब या इंटरनेट के ऊपर सफिशिएंट मटेरियल है इतना जो न्यू कमर्स को मिसगाइड कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना रिलेवेंट स्ट्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीडियो देख के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए यहाँ पर, ये जो मैं पूरा बता रहा हूँ इसके बीच में, कि बिज़नेस गलत नहीं है, लेकिन 90% से ज़्यादा लोगों की अप्रोच गलत होती है, जिसकी वजह से वो बिज़नेस फेल हो जाता है। वो उस गलत अप्रोच की वजह से फेट जो है वो नेगेटिव हो जाता है उसका। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के बाद गोट फार्म्स की लोगों को क्या होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस तो हो जाते हैं इससे, लेकिन कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि इसे स्टार्ट कैसे किया जाए या इससे फ़ायदा कैसे कमाया जाए। क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस में या इंटरनेट के आर्टिकल्स में या इन चीज़ों में इर्रेलेवेंट चीज़ें ज़्यादा होती हैं जिनका कोई स्ट्रेट मतलब नहीं हो सकता, उससे आप कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते हैं। और कोई भी इस बारे में नहीं बताता है कि ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या आते हैं गोट फार्मिंग में, या कॉस्ट ऑफ गोट फार्मिंग, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है एंड प्रोडक्ट की, वो क्या है। अब आप यहाँ पर एक एग्जांपल समझें, अगर आप एक बर्फ़ी की शॉप लगाना चाहते हैं, एक शॉप सेट करना चाहते हैं जिसमें आप बर्फ़ी बेचना चाहते हैं, तो आपके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, दूध की। तो और उस दूध को आप प्रोसेस करके खोआ बनाएंगे, खोआ से बर्फ़ी बनेगी। अब अगर तो आप ये सर्वे करेंगे कि दूध के प्राइसेस क्या हैं, दूध में से कितना खोआ निकलेगा, और उस खोए से कितनी बर्फ़ी बनेगी, और बर्फ़ी मार्केट में रेट क्या है। पहले आप ये चीज़ें देखेंगे वो बिज़नेस शुरू करने से पहले। तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए 1 किलो दूध से आप 100 ग्राम खोआ निकाल पाते हैं, तो आपको 1 किलो खोआ निकालने के लिए 10 किलो दूध की ज़रूरत पड़ेगी। तो 10 किलो दूध आपका अगर 30 रुपये लीटर दूध है तो 300 रुपये का दूध हो गया, तो लगभग 300 रुपये का आपका खोआ
बनेगा। उसमें जो आग वो हीट का खर्चा आएगा, गैस वगैरह का और बर्तन का और लेबर का, वो अलग है। तो मान लीजिए 300 रुपये का आपका खोआ बनेगा दूध के प्राइसेस के उसमें, लेकिन बर्फ़ी मार्केट में मान लीजिए 250 रुपये किलो बिक रही है। तो आप ये देखेंगे कि 10 किलो दूध लग रहा है तो मुझे तो नुकसान होगा, तो आप शायद वो बिज़नेस ना करें, या फिर पता लगाएं कि भाई 250 रुपये किलो कैसे है, हो सकता है उसमें दूध का पाउडर इस्तेमाल किया जा रहा हो 250 रुपये किलो वाली बर्फ़ी में। तो इस चीज़ को बिज़नेस की प्रिडिक्टेबिलिटी कहते हैं कि हम प्रिडिक्ट करते हैं, तभी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। लेकिन गोट फार्मिंग में ऐसी प्रेडिक्टेबिलिटी कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पैरामीटर नहीं है और ना ही कोई इकोनॉमिक मॉडल है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पैरामीटर का जैसे आपको पता है कि आपका 1 किलो दूध में से 100 ग्राम खोआ निकलेगा, लेकिन आपको यहाँ नहीं पता है कि बकरी कितने बच्चे देगी, कितने कब वो बड़े होंगे, कितना दूध पिएंगे, कितना चारा खाएंगे, कितना दाना खाएंगे। इस चीज़ का कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कहीं पे। ब्रॉयलर लेयर में हम जानते हैं कि एफसीआर कितना है, फीड कन्वर्जन रेशो कितना है, कि 2 किलो दाना खाता है, 30 रुपये किलो दाना होता है, और 3 किलो दाना खा के 2 किलो का हो जाता है, और 2 किलो का वेट इतने रुपए का मार्केट में बिकता है। इसी तरीके से अंडे का रेट भी पता होता है कि कितना दाना खा के कितना अंडा देगी। डेयरी में भी पता रहता है कि मिल्क कितना प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन गोट्स के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई रिलायबल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। ब्रीडिंग स्टैंडर्ड इनके नहीं पता है, चाहे कोई भी गोट हो वो। तो बिज़नेस प्लान ऐसे केसेस में, गोट के केसेस में, नॉन एक्सपीरियंस लोगों के लिए, जो कि सिर्फ वीडियो देख के इम्प्रेस हो जाते हैं, उनके लिए बिज़नेस प्लान बनाने बहुत मुश्किल होते हैं। और वो अगर देख दाख के मतलब कुछ कर भी लेते हैं तो वो फिर बहुत ही फ्यूटाइल होता है उनके लिए। जो इंटरनेट है उस पर गोट फार्म सक्सेसफुल क्यों नज़र आते हैं? अच्छा, जो भी गोट फार्म्स हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्ट महंगा तैयार होता है, वो सारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगाते हैं। जो हर चीज़ सस्ती थी या फ्री ऑफ कॉस्ट थी फार्मर के लिए, जो ग्रेजिंग करा रहा था, उस सब का गोट फार्म में आपको पैसा देना पड़ता है। आपको चारे का पैसा देना पड़ता है, आपको वेटनरी केयर का पैसा देना पड़ता है, आपको लेबर का पैसा देना पड़ता है। तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट महंगा बनेगा। ये गोट फार्म जब आपका प्रोडक्ट महंगा बनता है तो वो मीट के लिए नहीं बेचा जा सकता है, तो वो क्या करने लगते हैं कि ब्रीडिंग के लिए एनिमल को सेल करने लगते हैं, और उसकी कॉस्ट जो होती है वो हाई होती है, जो रेयरिंग कॉस्ट आती है। तो वो ब्रीडिंग के लिए, और ब्रीडिंग के लिए जो एनिमल बिकते हैं वो उनकी प्राइस आप हाई ले सकते हैं किसी से। और दूसरा क्या होता है कि ट्रेनिंग सेंटर लोग खोल लेते हैं और लोगों को ट्रेनिंग देने लगते हैं कि गोट फार्मिंग किस तरीके से की जाती है, इंजेक्शन कैसे लगता है, डिपिंग कैसे होती है, या बच्चों को कैसे पाला जाता है। तो वो सब और लोगों को सिखाने लगते हैं और उसके पैसे लेने लगते हैं। और जो लोग ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं उन्हें वो बकरियां भी बेच देते हैं। उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर वो बकरी एंड प्रोडक्ट, उसका जो मीट है, अगर उसके लिए बेची जा सके, उतने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में उसे तैयार किया जा सके, तो ये बहुत बढ़िया बिजनेस है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। अल्टीमेटली फार्म के अंदर से कौन से जानवर बिकने के लिए जाते हैं मीट के लिए? जो डिजीज़ होते हैं या अनहेल्दी होते हैं, जो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहे होते हैं, जो फार्म के लिए बिल्कुल बर्डन बन जाते हैं। ये एक मतलब एब्सोल्युटली, ये मतलब एक अनक्लियर बिजनेस मॉडल है, एक वॉक बिजनेस मॉडल है, जिसका कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं है। उसके बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि आज मैं मतलब इसमें इन्वेस्ट किया है तो कल मैं इसे एक्सपेंड करके इससे इतना कमा लूँगा। तो लोग इसमें ट्रैप हो जाते हैं बेसिकली, और उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि इसे चलाएं कैसे। एंड प्रोडक्ट जो फार्म्स के होते हैं वो बेसिकली मीट होना चाहिए, लेकिन मीट को प्रोड्यूस करना बिल्कुल भी फीजिएबल नहीं है आज की कंडीशन में, क्योंकि इनकी जो रेजिंग कॉस्ट आती है गोट्स की वो काफ़ी हाई होती है, और वो compete नहीं कर सकती हैं ग्रेजिंग गोट्स के साथ। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि ब्रीडिंग साइकिल काफ़ी लेंदी होती है इसकी, डेयरी या ब्रॉयलर के कंपैरिजन में अगर देखा जाए। जो मनी जनरेशन का इंटरवल होता है वो काफ़ी हाई होता है गोट्स का, और इसकी वजह से भी जो इन्वेस्टर होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देता है, और उसके बाद गोट फार्म फिर लॉसेस में जाने लगते हैं।
तो ऐसे जो बिज़नेस है जिसमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं आप, जिसमें आपको अपने प्रोडक्शन पैरामीटर्स नहीं पता हैं, तो उसका नेगेटिव फेट तो निश्चित होता है, क्योंकि वो ग्रेजिंग गोट का कंसेप्ट इंटेंसिव फार्मिंग में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं लोग। इसी वजह से इसका जो फेट है वो निगेटिव ही निश्चित रहता है। अगर अब हम इसे समझें, जो भी हमने अभी तक पढ़ा, तो लोग क्या करते हैं, मंडी से गोट लाते हैं, वही गोट जो अभी तक ग्रेजिंग कर रही होती हैं। उनका कोई जेनेटिक डाटा नहीं होता है, उनका कोई प्रोडक्शन डाटा नहीं होता है, उनका ये नहीं पता होता कि ये मिल्क कितना प्रोड्यूस कर रही हैं, इनका वेट गेन कितना है, इनका जो किड्स पैदा होंगे उनका वेट गेन का ग्रोथ रेट क्या होगा, वो कुछ नहीं पता रहता है। और इसके बाद न्यूट्रिशन और फीडिंग की नॉलेज नहीं होती है, फीडिंग रिसोर्सेज नहीं होती, उन्हें पता नहीं होता है कि क्या चारा या दाना ये बकरी खाएगी आकर। तो इस वजह से न्यूट्रिशन पुअर होता है। हालांकि लोग बहुत पैसा खर्च कर देते हैं उसके ऊपर, लेकिन वो उसमें उसके हिसाब से न्यूट्रिशन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो ग्रेजिंग करके आ रही होती है गोट। और गोट की एक हैबिट क्या होती है, गोट ब्राउज़र होती है, गोट हर चीज़ नहीं खाती है। तो उसके अंदर की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो डाइवर्सिटी होती है र्यूमेन के अंदर, वो बहुत डाइवर्स होती है। तो अगर आप उसे मान लीजिए एक भूसा देने लगे, कल तक तो वो ग्रेजिंग कर रही थी, और आप उसे ख़रीद के अपने फार्म में ला के भूसा खिलाने लगे, हरा चारा खिलाने लगे, या मक्का और गेहूँ वगैरह का दलिया देने लगे, तो वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, वो उससे उतना न्यूट्रिएंट्स नहीं गेन कर पाती है, क्योंकि उसकी माइक्रोबियल डाइवर्सिटी र्यूमेन की अलग होती है। तो वो चेंज कैसे करना है, वो ट्रांजिशन कैसे लेके आना है, वो भी लोगों को नहीं पता होता। तो पुअर न्यूट्रिशन की वजह से इम्यूनिटी पुअर हो जाती है, उससे एनिमल डिजीज़, मतलब जब इम्यूनिटी पुअर होगी तो एनिमल में बीमारियां आएंगी, और बीमारियां आएंगी तो फिर लॉसेस होते हैं। वो बीमारियां भी नहीं संभल पाती हैं लोगों से, और एनिमल फिर बीमार होना शुरू हो जाता है। तो इकोनॉमिक मॉडल कोई नहीं है, प्रोडक्शन डाटा अवेलेबल नहीं है, तो कोई सक्सेसफुल गोट फार्म के लिए कैसे सोच सकता है। और दूसरे फार्म्स को गोट सेल करना या ट्रेनिंग सेंटर चलाना, ये तो कोई बिज़नेस मॉडल नहीं है, ये तो एक डेड एंड है पैसे का। आपका जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसके लिए एक डेड एंड है ये। तो बिज़नेस वही होते हैं, वही चलते हैं जहाँ पर प्रेडिक्टेबिलिटी आपके प्रोडक्शन की पॉसिबल हो। तो इसके लिए क्या चाहिए, आपको साउंड जेनेटिक्स चाहिए, उसके साथ साथ न्यूट्रिशन चाहिए और हेल्थ केयर चाहिए, वही एक सक्सेसफुल बिज़नेस मॉडल बनता है। तो अब इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मेरे ख्याल से नहीं होगी इस समझने में कि गोट फार्म फेल क्यों हो जाते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि अगर इस तरीके से गोट फार्म फेल होते हैं और डिमांड मीट की बढ़ रही है और है, ग्रेजिंग लैंड सिकुड़ रही है, तो फिर किस तरीके से सक्सेसफुल गोट फार्म बनाया जा सकता है जब एक चीज़ की डिमांड है। तो उसके लिए दो एक्सक्लूसिव एरियाज़ में हमें वर्क करना पड़ेगा या वर्क करना पड़ता है प्लानिंग के दौरान। पहली चीज़ होती है इकोनॉमिक मॉडल, और दूसरा होता है रिसोर्स इंटीग्रेशन। इन दोनों चीज़ों को जब प्रॉपरली पॉइंट आउट किया जाता है, तभी आप एक सक्सेसफुल गोट फार्म के बारे में सोच सकते हैं, जो कि मीट के लिए तैयार किया जाएगा, जो कि मीट के लिए डेवलप किया जाए। उसके लिए एक और वीडियो की ज़रूरत है, इसमें तो वो नहीं बताया जा सकता है। तो ये देखने के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और कोई कमेंट या फीडबैक हो आपका, क्वेरीज़ हो, तो वो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए आप इस ईमेल आईडी पे अपना मेल भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।